नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लोकतंत्र में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। 3 दिन के दौरे पर गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद और जामनगर में रोड शो किया। सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने बनासकांठा में दियोदर में डेयरी परिसर, आलू प्रोसेसिंग यूनिट और चीज और वे प्लांट के अलावा कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तो जामनगर में WHO के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला भी रखी है। बता दें आपको कि इस शिलान्यास के वक्त WHO के प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जामनगर में WHO के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखते हुए आयुर्वेद के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान सभी ने वेलनेस और निरोगी रहने की अहमियत समझी है। वेलनेस का हमारा जीवन में क्या महत्व है, ये हमने कोविड पैंडेमिक के इस दौर में अनुभव किया है। इसलिए विश्व को आज हेल्थ केयर डिलीवरी के नए आयाम की तलाश है। मुझे खुशी है कि इस साल के अवर प्लेनेट अवर हेल्थ ये नारा देकर WHO ने भारत का वन अर्थ वन हेल्थ इस विजन को आगे बढ़ाया है। WHO के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन के शिलान्यास के मौके पर WHO के प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस भी मौजूद थे। घेब्रेयेसस ने भी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को जीवन के लिए जरूरी बताया। The WHO Global Center for Traditional Medicine that we are launching will help to harness the power of science to strengthen the evidence base for traditional medicine. ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन को भारत के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। जामनगर में स्थापित हो रहे इस केंद्र में पारंपरिक औषधियों को वैज्ञानिक तरीके से बेहतर बनाने का काम होगा। दुनिया के अन्य देशों को भी इसका फायदा दिलाया जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बनासकांठा के दियोदर में डेयरी परिसर, आलू प्रोसेसिंग यूनिट और वे प्लांट के अलावा कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। आलू और दूध का कोई लेना देना है क्या, कोई मेलजोल है क्या, लेकिन बनास डेयरी ने ये रिश्ता भी जोड़ दिया। ये भारत के लोकल को ग्लोबल बनाने की दिशा में भी एक अच्छा कदम है। यहाँ बड़ी तादाद में महिलाओं की मौजूदगी देखकर पीएम मोदी भावुक नजर आए। शायद जीवन में पहली बार ऐसा अवसर आया होगा कि एक साथ 1.5-2 लाख माताएं बहनें आज मुझे यहां आशीर्वाद दे रही हैं, हम सबको आशीर्वाद दे रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बनास डेयरी से स्थानीय किसानों की आय बढ़ाने में लाभ होगा। इससे पहले सोमवार को पीएम मोदी ने गांधीनगर में स्कूल कंट्रोल एंड कमांड सेंटर विद्या समीक्षा केंद्र का भी दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने वहां स्कूली बच्चों से भी बातचीत की। अपने 3 दिन के दौरे में पीएम मोदी दाहोद जाएंगे और वहां आदिजाति महासम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे, जहां वो करीब 22,000 करोड़ रुपए की अलग अलग विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। चुनावी साल में उनके दोहात के दौरे को आदिवासियों को लुभाने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय दौरे पर गुजरात में हैं और ऐसे में गुजरात में तमाम जो परियोजनाएं हैं उनका शिलान्यास किया जा रहा है, रोड शो भी किया जा रहा है, क्योंकि आने वाले वक्त में कुछ ही महीनों बाद गुजरात में विधानसभा चुनाव है। लिहाजा अपने पक्ष में माहौल बनाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। इस विषय पर आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ महेश वर्मा जी हैं, स्पोक पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। रत्नाकर सिंह जी हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है कांग्रेस के, बहुत स्वागत है रत्नाकर जी। साथ ही हमारे साथ राहुल लाल जी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सवाल महेश जी आपसे है मेरा, मैं आपसे कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहती हूँ। दरअसल सवाल इस बात को लेकर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय दौरे पर गुजरात में हैं।
सर, क्या इस दौरे के मायने हैं, किस तरह का प्रभाव वहां पर पड़ेगा, और क्या गुजरात में जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं उसके बाद वहां के माहौल में भी परिवर्तन आएगा क्या? प्रधानमंत्री हमेशा जो है क्रियाशील रहते हैं, और एक गुजरात के साथ उनका एक अटूट संबंध है। 15 साल वहां मुख्यमंत्री रहे, 17 साल रहे, और उन्होंने गुजरात को जितना करीब से देखा है और गुजरात में जितनी संभावनाएं हैं वो भली भांति उसको जानते हैं। अब जब वहां कुछ काम करने की बात होती है, शुरू करने की बात होती है, वो अच्छे से उसको एंजॉय करते हैं। इसके अलावा मैं समझता हूं कि एक वो पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं, पॉलिटिकल आदमी हैं, तो उनका ये भी ध्येय रहता है कि हम अगर राजनीति में आए हैं और हम अपनी सेवा और साधना के माध्यम से राजनीति अपनी और प्रखर करें और आगे लेके इसको बढ़े, प्रखर तरीके से हमें इस काम को अंजाम दें। तो उस दृष्टि से भी मुझे लगता है कि राजनीतिक दृष्टि से भी ये हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत ही उपयोगी सगल कहा जाएगा। प्रधानमंत्री की इस तरह की उपस्थिति, इस तरह से उनका किसी चीज में रुचि दिखाना, और आज WHO के जो प्रमुख हैं उनकी उपस्थिति में और उनका एक अप्रिसिएशन मिलना, जो कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी WHO के प्रमुख ने आकर हिंदुस्तानी जो हमारी चिकित्सा पद्धति है उसको स्वीकारना और उसको ये कहना है कि ये पूरे वर्ल्ड के लिए कितना उपयोगी है, ये भी एक बहुत बड़ी आज उपलब्धि है देश के लिए। और ये निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के बदौलत मिली है। गुजरात क्या, ये तो पूरा देश इस पे फक्र करेगा। ठीक है, ठीक है। रत्नाकर जी, अब सवाल इस बात को लेकर, 4 राज्यों में विजय हासिल करने के बाद क्या अब ये विजय रथ गुजरात की तरफ चल पड़ा है क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि हम ये जो अभी महेश वर्मा जी ये जो कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी क्रियाशील रहते हैं, तो मैं इसको कुछ इस तरह प्रकार कहना चाहूंगा कि क्रियाशील ये भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री और सारे नेतागण क्रियाशील रहते जरूर हैं, लेकिन चुनावी एजेंडे के तहत क्रियाशील रहते हैं। 24/365 डेज का चुनावी एजेंडा जो है इनका, ये क्रियाशील रहते हैं। उसका कारण मैं बता दूं, अभी गुजरात में होने वाले चुनाव में जैसा कि 4 राज्यों में चुनाव का रिजल्ट आया, उसके बाद प्रधानमंत्री जी का तुरंत दौरा जो है गुजरात में शुरू हो गया, रोड शो वगैरह चालू कर दिया इन्होंने। अभी दूसरी बार फिर से इन्होंने यह जो दौरा किया है और जो चुनावी प्रलोभन सारी चीजें जो करते आ रहे हैं, इनका ही हथकंडा रहा है। क्योंकि अगर यह शुरू से यह काम करते आते तो आज परिस्थितियां, देश की आर्थिक जो आर्थिक नीति है जो वो इतनी बुरी इन्होंने देश में लागू किया है कि उसकी वजह से आज देख लीजिए महंगाई कितनी बढ़ गई है, उसकी वजह से ही बेरोजगारी बढ़ गई है। आज ये WHO की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, यही फॉरेन एजेंसियां जो है कोविड के टाइम इन्होंने कहा है कि देश में 40 लाख लोग मरे हैं, लेकिन हमारे सरकारी आंकड़े कुछ उससे 10 गुना कम बताए जाते हैं। तो सच को जो है हमेशा छुपाने की कोशिश की जाती है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और सरकारी आंकड़े सर कैसे बनते हैं? मैं कोविड पे जाना नहीं चाहती थी, लेकिन आपने ये विषय उठा दिया तो मैं पूछ लेती हूँ आपसे, सरकारी आंकड़े कहाँ से आते हैं सर? स्वास्थ्य मंत्री तो ये संसद में कह रहे हैं कि हमने तो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से डेटा मांगा, आप लोग देते नहीं है। कांग्रेस के जो प्रदेश है वहां से डेटा ही नहीं मिला। कैसे हम ये बताएं कि कहाँ पर कितने लोगों की मृत्यु हुई है? राज्य देंगे तभी तो केंद्र के पास आएगा। आपको एक चीज याद दिला दूं, मैं जो महाराष्ट्र में हूँ और यहाँ पे महाविकास आघाड़ी की सरकार है, आपने देखा होगा कि किस तरह से हम लोग कोविड के जो भी केसेज आते थे वो सारे केसेस हम लोगों ने रिपोर्ट किया और सारी चीजें जो है हम लोगों ने कोई किसी तथ्य को छुपाया। महाराष्ट्र में कितने लोग मरे, कितने लोग कोरोना से मरे सर? सुनिए तो सुन लीजिए, तो हर प्रश्न का जवाब देता हूं मैं। और बाकी राज्यों में जहाँ पे गुजरात जैसा स्टेट है, चाहे उत्तर प्रदेश जैसा स्टेट है, जहाँ पे लाशों का अंबार लगा हुआ था, वहाँ पे फूकने के लिए आपकी सरकार सर महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, मुझे वहाँ बताइए ना, आपके स्टेट में कितने कितने लोग कोरोना से मरे थे? आपके पास डाटा है क्या उसका? जी देखिए, डाटा तो सब चीज है,
अवेलेबल है। आपने केंद्र सरकार को दिया, आप मुझे बता दीजिए सर, यहाँ बता दीजिए, नेशनल टेलीविजन पे आप बता रहे हैं, जनता को भी पता मैं चलेगा। क्या बोल रहा हूँ, आप एक चीज समझिए, सरकार अगर संसद में कहती है कि ऑक्सीजन की वजह से एक भी मौतें नहीं हुई है, तो सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वो आंकड़े को गलत अगर कोई देता है या पेश करता है या नहीं देता है, तो ये अब सरकार की जिम्मेदारी कोरोना है कि के हर विषय पे राज्य मैं को बात नहीं सरकार करी, की आपने सही छेड़ा था तरीके से इसलिए मैंने उठाए। उठा दिया। अब इस पे बात करेंगे तो दूर तक जाएगी सर ये बात, और फिर आपके पास जवाब भी नहीं होगा और आपके पास आंकड़े भी नहीं होंगे, इसलिए इस मुद्दे को मत मेरे चढ़िए। पास आंकड़े हैं और मेरे पास जवाब भी है। अगर सरकार अगर बोलती है देश की जनता के सामने संसद में कि ऑक्सीजन की वजह से एक भी लोग नहीं मरे हैं, तो सरकार को अगर ये स्टेटमेंट देते समय उसको कुछ जवाबदेही नहीं होती है। वो अगर कोई आंकड़ा नहीं देता है, कोई राज्य या कोई आंकड़ा झूठा देता है, तो उसका इंट्रोगेशन करना, उसको सही आंकड़े एकत्रित करना, ये किसकी जवाबदेही है? ये किसकी जिम्मेदारी है ये? ठीक है, आंकड़ों पे मत जाइए सर, ठीकरा फोड़ दिया जाए, बहुत दूर तक जाएगी, ये कोरोना पे बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये सही नहीं है। ठीक है, ठीक है। ये बताइए, पीके की एंट्री अब कांग्रेस में हो रही है, क्या लगता है कि संजीवनी बूटी के तौर पर एक कांग्रेस को एक जड़ी बूटी मिल गई है, कहा जाए इसे? देखिए, संजीवनी बूटी कांग्रेस पार्टी 135 साल पुरानी पार्टी है और हमने संघर्षों से इस पार्टी को खड़ा किया है और हमने 400 प्लस भी सीटें लाई है लोकसभा में। तो अगर ये कहना कि हमारे पास हम जो है सुसुप्तावस्था में है, मरणासीन है और उसमें संजीवनी बूटी मिली है, तो ये गलत चीज है। मैं ये कहूंगा कि कोई भी व्यक्ति है जो कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ना चाहता है, कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन करना चाहता है, अगर वो कुछ योगदान कांग्रेस पार्टी के प्रति दे सकता है तो उसका हम बहुत बहुत स्वागत योगदान करते हैं। गुजरात में कुछ काम आएगा क्या? जी? योगदान गुजरात में कुछ काम आएगा क्या? आप आने वाले चुनाव में देखिएगा जिस तरह से प्रधानमंत्री जी का दौरे पे दौरा चल रहा है, ये क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है? ये यही इंडिकेट कर रहा है ना कि हम पिछली बार भी वहां पे मजबूती के साथ लड़े थे और इस बार इनकी विफलताओं को जनता के सामने उजागर करेंगे और उससे भी ज्यादा मजबूती के साथ लड़ेंगे। ठीक है, चुनाव से पहले दौरे पे दौरे क्यों होते हैं महेश जी? इससे पहले भी तो हो सकते हैं। अगर 5 साल काम किया होता, पूरे 5 साल के कार्यकाल में काम किया होता, तो ये लास्ट में दौरे, शिलान्यास, लोकार्पण, सर इसकी जरूरत पड़ती क्या? ये अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली क्या है कि ये जो श्रीमान बोल रहे हैं हमारे कांग्रेस के मित्र, ये जानकारी के अभाव में ऐसा बोल रहे हैं। हम जिस दिन सरकार में आते हैं, हम उसी दिन से क्रियाशील हो जाते हैं, हम उसी दिन से चुनाव की तैयारी कर देते हैं। इसलिए महंगाई सबसे ज्यादा है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा, आर्थिक विनाश की ओर देश अग्रसर है। इसीलिए जी, आपको जानकारी या डेटा बताइए। आज जो प्रधानमंत्री ने जिसका उद्घाटन किया है, या आलू का प्लांट हो या दूध का प्लांट हो या और बहुत सारी चीजों का आज उद्घाटन किया है, और शिलान्यास उन्होंने सिर्फ 2 चीजों का किया है। आज उन्होंने जिसका उद्घाटन किया है, यानी आज से जो कंपनी, जो ऑर्गेनाइजेशन, जो फैक्ट्री स्टार्ट होगी, उसकी नींव 3 साल 4 साल पहले डाल दी गई थी, ताकि आज जब हम चुनाव में जाएं तो कहने के लायक बने कि हम कुछ किए हैं, दिखाए, वो दिखेगा। वो सिर्फ पट नहीं होगा, शिलान्यास नहीं होगा। शिलान्यास तो जिस दिन हम सरकार बनाए, हमने उसी दिन से चुनाव की तैयारी शुरू कर दी, और वो तैयारी हमारी ये थी कि हम जब चुनाव में जाएं तो हमारे पास कुछ काम काज हो जो कागज पे नहीं, जमीन पे दिखाने लायक। नहीं, ये कामकाज बताने के लिए प्रधानमंत्री को गुजरात का दौरा क्यों करना पड़ रहा है सर? सरकार भी तो है वहाँ, कामकाज करोगे तो जनता में संदेश जाएगा, बताएगी जनता कि हाँ वोट देगी, बताएगी कि हाँ भाई सरकार ने काम किया है तो हमने एक बार फिर से सरकार को चुन लिया है। लेकिन प्रधानमंत्री जा रहे हैं, बता रहे हैं 5 साल का रिपोर्ट कार्ड, प्रधानमंत्री ने तो काम नहीं किया ना सर, वहाँ के मुख्यमंत्री ने काम किया। मैं ये कह रहा हूँ कि हम नेहा जी के प्रोग्राम में लोकतंत्र में आते हैं, और इसकी अगर हम कहीं प्रोमो चलाते हैं, लगातार इसको बताते हैं, कहते हैं, तो लोग देखेंगे ना उसको। एक अवेयरनेस है, एक पॉलिटिकल कैंपेन है, पॉलिटिकल पार्टियों का ये काम है, इसमें कोई बुराई नहीं है। प्रधानमंत्री एक पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं, या फिर इसको इस तरह से देखा जाए सर तो कि प्रधानमंत्री के नाम पर ही वोट बढ़ते हैं, जिस वजह से सरकार बनती है। इस तरह से देखा जाए कि जब प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे तो वोट नहीं मिलेंगे, प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो वोट मिलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपको
अब अच्छे से उसको बता दूं, प्रधानमंत्री के माध्यम से जब कोई बात कही जाती है तो वो और अटेंटिव होती है, वो और अट्रैक्टिव होती है, वो ध्यान देने लायक होती है। उस पे लोगों की निगाह जाती है कि प्रधानमंत्री देश के कुछ बोल रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। स्वाभाविक रूप से वो एक इंस्पिरेशन बनता है, एक प्रेरणा बनती है। इस तरह का पॉलिटिकल जो इंजीनियरिंग है, इस तरह का जो ये पॉलिटिकल प्रोसेस है, ये जो पॉलिटिकल फेनोमेना है, जिसको आप अगर अख्तियार करते हैं, अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से उस पार्टी को बल मिलता है। पेट्रोल और डीजल के दाम जो है 3 गुने हो गए हैं, वो सारा पूरा देश दिख रहा है किस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है। क्रूड ऑयल का दाम कम है, फिर भी डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, ये भी प्रोग्रेस पूरा देख रहा है। रसोई गैस के जो बजट है महिलाओं के, वो भी 2 गुने हो गए, उसका भी प्रोग्रेस देख रहा है कि सरसों का तेल का दाम क्या हो गया, नींबू का दाम क्या चल रहा है, वो भी प्रोग्रेस लोग देख रहे हैं। बेरोजगारी या चरम सीमा पे है, ये भी प्रोग्रेस देख रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था रसातल में चली गई है, ये भी दुनिया देख रही है। तो आप प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, तो ये सब प्रोग्रेस भी जरा गिना दीजिए। और रही बात गुजरात की उपलब्धियों का, जो आप कह रहे हैं कि गुजरात की सही प्रोग्रेस के बीच 4 राज्यों में फिर जीत दर्ज कर ली भारतीय जनता पार्टी ने। उसका कारण ये है कि जब ये किसी भी राज्य में क्या विकास की बात किए हैं, किसी भी राज्य में महंगाई पे, बेरोजगारी पे, महिला सुरक्षा, शिक्षा पे, अर्थव्यवस्था पे बात किए हैं? नहीं किए हैं। ये सिर्फ हिजाब पे बात किए हैं, मीट बैन पे बात किए, अजान पे बात किए हैं। मैं गुजरात के प्रोग्रेस के बारे में एक बताना सेंटेंस रह गया, मैं 10 सेकंड में बता देता हूँ, जल्दी से रखिए। गुजरात के प्रोग्रेस की बात कर रहे हैं, तो गुजरात में सबसे बड़ा घोटाला अगर देश में कहीं पे हुआ है तो वह गुजरात में ही बैंकिंग घोटाला हुआ है, वो एबीजी ग्रुप ने किया है। अगर गुजरात में देखिए तो आज ड्रग्स तस्करी में गुजरात अव्वल नंबर पे है। 20,000 का कंसाइनमेंट एक ही बार में पकड़ाया गया है। तो वो भी प्रोग्रेस जरा गिना दीजिए कि गुजरात में कितना आप प्रोग्रेस कर रहे हो। बच्चों को, यंग जनरेशन को आप कहां से कहां लेके जा रहे हैं। आने वाले दिनों में आप जब तक ये सब चीजों पे कंट्रोल, ठीक है, इन तमाम प्रोग्रेस के बीच राहुल लाल जी, भारतीय जनता पार्टी का मिशन गुजरात शुरू हो गया। 3 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में है, इसे कैसे आप देखते हैं? 22 करोड़ की सौगात भी दी है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए गुजरात काफी एक महत्वपूर्ण राज्य है। हम लोग जानते हैं कि अगर 2014 के चुनावों को अगर हम लोग याद करें तो 2014 में गुजरात मॉडल के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में आई। अब वहां पे देखिए, गुजरात में एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास एक समस्या भी है और उनके पास एक अपॉर्चुनिटी भी है। जो आप अभी सवाल पूछ रहे थे नेहा जी कि हर मामले पर प्रधानमंत्री जी को क्यों जाना पड़ता है, तो ये स्थिति है। उन्होंने वहां पे, वो जब से प्रधानमंत्री बने तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार ये समस्या बनी रही। उसी स्तर पर, उसी लोकप्रियता वाला कोई व्यक्ति जो है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में नहीं मिला है। आप देखिए, इसलिए इनको लगातार मुख्यमंत्री भी बदलने पड़ गए इनको। अभी पूरा का पूरा फिर मुख्यमंत्री भी चेंज हुए, कैबिनेट भी परिवर्तित हुई। तो उस दृष्टि से प्रधानमंत्री जब कुछ कहते हैं तो थोड़ा एक मैसेजिंग देने का जरूर प्रयास है कि गुजरात के जनता नहीं, इससे कितना इफेक्ट पड़ता है, कितना प्रभाव पड़ता है राहुल जी? क्योंकि अगर हम देखें, प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में गए, उत्तराखंड में गए, तमाम राज्यों में गए, जहां जहां पे चुनाव हुए, वहां पर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी ने जीत भी हासिल की, कांग्रेस को पछाड़ा। पंजाब में क्योंकि बहुत ज्यादा उम्मीदें भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं थी कि जीत हासिल करेगी, वो हाथ से गया। लेकिन कितना इफेक्ट इसका पड़ता है, कितना प्रभाव पड़ता है कि प्रधानमंत्री जाते हैं, बोलते हैं, तमाम योजनाओं का उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते हैं, तो क्या इसका फर्क पड़ता है क्या जनता में, और खास तौर पे गुजरात में पड़ेगा क्या? देखिए, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का शासन काफी लंबे अवधि से चल रहा है, तो अगर वहां पे एक तरह से बीजेपी के चुनाव के दरमियान कोई एक तरह से रिस्क नहीं लेना चाहेगी, तो एंटी वहां पे जरूर होगा। देखिए, अभी अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, ऐसा नहीं था, चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं था, लेकिन विपक्ष इसको उस रूप से भुना नहीं पाया और कहीं कहीं विपक्ष पर लोगों ने भरोसा उतना नहीं किया। समाजवादी पार्टी की सीटें, तो ये चिंता है भारतीय जनता पार्टी को कि वहां पे कहीं कहीं एंटी इनकम्बेंसी का एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन क्या कांग्रेस वहां पे बिल्कुल संगठित हो पाएगी, कितना वो किस रूप में चुनाव लड़ेगी, तो वो एक अलग स्थिति बनी हुई है कि कांग्रेस कैसे टक्कर देती है। एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर है यहाँ पे। महेश वर्मा जी, क्या वाकई आपको लगता है कि ये जो समस्या है, ये एक बड़ी चुनौती पैदा कर सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए, राजनीति जो दिशा और दशा दोनों बदली है, और ये जो चीजें ये 2004 से बदली है। ये जो राहुल लाल जी जो बात कह रहे हैं, ये रटी रटाई बात है।
ये राजनीतिक परिवेश में इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। हम्म, अब सिर्फ एक बात का रिलेवेंस है, जैसे पहले नेहा जी क्या होता था कि जब चुनाव होता था हम्म, तो जाति, वर्ग, धर्म, ये 4-5 ऐसे फैक्टर थे जिस पैमाने पे चुनाव लड़ा जाता था हम्म, और जनता फिर को उसी से कनेक्ट किया जाता था। हम्म, प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें बड़ा परिवर्तन किया जब 2004 के बाद, ओ सॉरी, हाँ, 2014 के बाद, 2014, हाँ, उसके बाद लगातार उन्होंने ये प्रयास किया कि ये किसी तरह से मैं इस बात को यहाँ पे ले आऊं भारतीय राजनीति को कि लोग काम देखकर, विकास देखकर, राष्ट्रवाद जो है उसका एक कहीं अलग जगह कर फिर हम चुनाव को लड़े। उसके लेकिन बेसिस कांग्रेस पे कह हम रही है चुनाव को राष्ट्रवाद जीते। नहीं, यहाँ पे तो हिंदू मुस्लिम करके आप चुनाव जीत रहे हैं सर। जब जब चुनाव मैं आते कह हैं रहा हूँ। कोई ना कोई एक ऐसा विषय निकाल लाते हैं। पहले ये हिजाब का तो- मुद्दा आ ये- गया, फिर उसके बाद अब ये रामनवमी में जिस तरह से हुआ हिंसा, उसके बाद हनुमान जयंती पे जिस तरह की हिंसा हुई, गुजरात चुनाव पे भी इसका असर पड़ेगा क्या? ऐसे ही जीतेंगे क्या? अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि हम इनकी बात को भी मान लो नेहा जी, जो आप कह रहे हो कि भाई हम हिजाब की बात कर रहे हैं, हाँ, हम मंदिर की बात कर रहे हैं, हम हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मतलब आप हमसे मतलब हमें कहीं काउंटर नहीं कर पा रहे। हमें आप किसी तरह से इस बात के लिए कहीं पे आप चुनौती नहीं दे रहे हो। इसका मतलब है कि ये जो हमारे ऊपर आप आरोप लगा रहे हो, इस आरोप को लगाने मतलब लगा तो रहे हो, लेकिन आप कहीं इस बारे में हमें परास्त नहीं कर पा रहे हो, साबित नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब है कि हाँ, इसका मतलब है कि आप में कमी है। आप विपक्षी हो, आरोप लगाने से क्या होगा रत्नाकर जी? उसको साबित भी करना चाहिए ना। आप जनता में मैसेज नहीं दे पा रहे हैं कि देखिए कैसे जीत रहे हैं चुनाव। देखिए नेहा जी, हाँ, हम हिंदू धर्म में जो हिंदू लोग होते हैं ना, बहुत भावुक होते हैं, बहुत भावनात्मक होते हैं हमारे विचार, और हम बहुत सहिष्णुता के साथ जीने वाले लोग होते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी क्या करती है कि ये अभी तो सारे मुद्दों पे ये फेल हो चुके हैं। देश में जो भी इन्होंने नीतियां लाई, चाहे जीएसटी हुआ, चाहे नोटबंदी हुआ, चाहे देखिए अनप्लान्ड लॉकडाउन लेके आए, तो सारी वही जगह तो ये कह रहे fail हैं हो कि गए। सब चीजें फेल कुछ हो भी गई। दिखा- भाई मान लो, आप मान लो सब चीजें फेल हो गई, तो साबित तो करिए। साबित कौन देखिए, करेगा? वही बात है। हमने जो 5 राज्यों में लड़ाई लड़ी वो जनता से जुड़े हुए मुद्दों पे लड़ाई लड़ी, लेकिन इन्होंने क्या पर बड़ी नोटा से चालाकी भी के कम साथ वोट सर, जनता को ही नहीं समझा पाए आप। नहीं, आप नोटा जनता से को भी नहीं कम समझा वोट पाए लाए। सर। बड़ी चालाकी के, पूरी बात सुन लीजिए में- नेहा जी, नहीं, नहीं, बड़ी चालाकी के साथ 703 इन्होंने सीटों 80-20 में का एक जो एजेंडा लेके आए, 458 वो एजेंडा लेके आए जो लोगों को जब तुष्टीकरण की राजनीति लेके आए, ध्रुवीकरण की राजनीति लेके आए, जो लोगों के अंदर ये भावना भर दिए, डर दिखाए कि अगर तुम लोग हिंदू अगर डर जाओगे, अगर तुम अल्पसंख्यक हो जाओगे, तो तुम जो है तुम्हारे ऊपर ये विशेष समुदाय का कंट्रोल हो जाएगा, तुम जी नहीं पाओगे। तो इस तरह का एक डर का माहौल बना के इन्होंने चुनाव जीता है। अभी भी देखिए इनके कुछ मंत्री हैं जो बयान कर रहे हैं कि प्रत्येक हिंदू को 4 बच्चे पैदा करना चाहिए, 2 बच्चे आरएसएस को दे दो और 2 बच्चे परिवार में रखो। तो ये किस तरह के देश की किस दिशा में लेके जाने की बात कर रहे हैं? आप हमारे देश का भविष्य बनाने की बात कर रहे हैं कि भविष्य बिगाड़ने की, उन्मादी बनाने का काम कर रहे हैं। लोगों को धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे लोगों को उन्मादी बनाने का काम कर रहे हैं, भावनाओं से खेल रहे हैं लोगों से। ये अब बताइए, अब जो हनुमान जयंती मनाई जा रही है, वो कह रहे हैं, अभी महेश जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं सारे आरोप आपने लगा दिए, आरोप लगा के आप जनता को नहीं बता पा रहे, वो आरोप आप सिद्ध नहीं कर पा रहे। बस आरोप लगाने से क्या होगा? आप समस्या बता देते जी, ये समस्या है, लेकिन उसका समाधान भी तो बताइए कि ये करिए तो इसका समाधान हो जाएगा। आप कह रहे हैं देश में महंगाई है, ठीक है महंगाई है सर, हम भी समझ रहे हैं महंगाई है, जनता भी जान रही महंगाई है, लेकिन उस पर प्रदर्शन करने के बजाय आप बताइए सरकार को कि आप ये कदम उठाइए, इससे महंगाई कंट्रोल में होगी। आप वो चीजें नहीं बता रहे ना सर, आप जनता को नहीं बता पा रहे हैं। देखिए नेहा जी, क्या है, अब आपने देखा होगा जनता से जुड़े हुए मुद्दे हम लोगों ने हमेशा लड़ाई लड़ी है। प्रियंका गांधी का भी देखिए लखीमपुर खीरी में किस तरह से उन्होंने किसानों के साथ खड़ी होकर और किसानों के हक में लड़ाई लड़ा है। तो जनता का मुद्दा, चाहे उन्नाव का मुद्दा हो, चाहे हाथरस का मुद्दा हो, हर मुद्दे पे हम लड़ाई लड़े हैं, जनता की लड़ाई लड़े हैं। लेकिन कहीं न कहीं जनता को ये जरूर मैं मानता हूँ, जनता उन मुद्दों को गौण मान चुकी
जो मुद्दे उनके रोजमर्रा जीवन से जुड़े हुए हैं उन मुद्दों से पे हावी हो गया। ये इनका हिजाब वाला मुद्दा, अजान वाला मुद्दा, ये सारे मुद्दे आज हावी हो इसी गए मुद्दे हैं। पे सर मैं आती हूँ आपके पास, एक सेकंड। राहुल जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे, फिर मैं आती हूँ सर, रुक करती हूँ आपका। जल्दी से राहुल जी रखिए अपनी बात। देखिए नेहा जी, मैंने दोनों प्रवक्ताओं को बड़ा ध्यान से सुना है। सबसे हाँ। पहले तो देखिए मैं बीजेपी प्रवक्ता के तो कहना चाहूंगा कि देखिए वो कह रहे हैं कि चीजें आउटडेटेड हो गई। देखिए एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर अभी भी है, कई जगह हम लोगों ने देखा है कि वो प्रकट होता है। बीजेपी को कई जगह हारना भी पड़ा है, और कई जगह चूंकि विपक्ष अगर लड़ाई अच्छे ढंग से नहीं लड़ेगा तो वो फिर वो फैक्टर जो है उस रूप में काम नहीं करता। उदाहरण के लिए देखिए गुजरात का ही बात अगर हम लोग कर लें, तो अब कांग्रेस पार्टी कितना संगठित होकर लड़ती है। जैसे मान लीजिए कि अभी बात हो रही है कि भाई एक रणनीतिकार को कांग्रेस में प्रवेश कराया जाएगा, ठीक है, वो कांग्रेस का पूरा अधिकार है, लेकिन अंततः आपको पूरी तरह से बिल्कुल पार्टी पे एकजुट रखना पड़ेगा। मान लीजिए महंगाई जैसे मुद्दे हैं, महंगाई जैसे मुद्दे पे मैं बार बार अभी भी कहूंगा कि आखिर 2014 से पहले जब इससे महंगाई काफी कम होती थी, उस समय विपक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी ज्यादा आक्रामकता दिखाई। भैया तो यही बात, क्या हम लोगों को आज ज्ञानचंद है, राजचंद है, तो आप ये बताइए ना कि वेस्ट बंगाल में ये चीज क्यों नहीं एप्लीकेबल है? मैंने आपके बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब किया, मैं तो कह रहा हूँ कि देखिए, तो ऐसे स्थिति में अगर पार्टी संगठित होकर नहीं लड़ेगी, मुद्दों को गंभीरता से उठाएगी नहीं, वो मुद्दे हैं, लेकिन आप उस मुद्दे को जनता तक किस तरह से पहुंचाते हैं, क्योंकि राजनीति में परसेप्शन का बड़ा महत्व होता है। तो उस परसेप्शन के मामले पे भी कांग्रेस पार्टी को काम करने की जरूरत है कि हम उस मुद्दे को जनता के साथ जोड़ सके। 24 आवर हमें किस तरह से एक्टिव रहना है। ठीक है, ठीक है। मैं एक बार फिर से रत्नाकर जी का रुख कर लेती हूँ। क्या वाकई आपको लगता है, जिस बात का जिक्र अभी राहुल जी कर रहे थे, कि वो मुद्दे उठाए तो जाते हैं लेकिन वो उनको पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए, जो 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी करते हुए आ रही थी? क्या वहां तक नहीं पहुंच पा रही है कांग्रेस? और सवाल इस बात को लेकर, आप मुद्दे उठाने की बात करते हैं सर, जनता के बीच जाने की बात करते हैं, अपने नेताओं को तो एकजुट रख नहीं पा रहे गुजरात में, वही आपके लिए चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। हार्दिक पटेल कहते हैं हमारी तो सुनी नहीं जाती, हमें तो समझा नहीं जाता, हमें बैठकों में नहीं बुलाया जाता। ये तो कहीं ना कहीं वही बात हो गई कि घर का भेदी लंका ढाई। सब चीजें तो आप खुल के सार्वजनिक तौर पे बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पे इस तरह से हो रहा है। कैसे आप दूसरों से मुकाबला करेंगे सर? देखिए नेहा जी, निश्चित तौर पे जो 5 राज्यों का चुनाव हुआ है, उस 5 राज्यों के चुनाव में जिस तरह जनता ने अपना विश्वास हमारे प्रति नहीं जताया है, वो निश्चित रूप से सोचनीय विषय था। और हम लोगों ने उसको बैठ के, जितने भी वरिष्ठ नेतागण है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बैठक हुई और बैठक पे पूरी तरह से उस पर चर्चा हुई। और आपने देखा होगा कि किस तरह से अभी पिछले कुछ दिनों में ही हम लोगों ने 6 करोड़ कार्यकर्ताओं को पूरे देश से जोड़ा है, और जो नया युवा वर्ग है जो उसको आगे लाने का काम कर रहे हैं। और जितनी भी चीजें हो रही हैं अपने तरफ से युवाओं की नहीं सुनी जा रही है, आरोप लग रहे हैं गुजरात में। वो कह रहे हैं कि हमारी नहीं सुनी जा रही, हमें नहीं समझा जा रहा। जो पुराना देखिए कोई नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात बता दूं, हार्दिक पटेल जी जो है अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। अगर उनका कोई समस्या है तो उसको मीडिया में आके कहने का कुछ मतलब नहीं है। हो सकता है कि उनका व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा जो है पार्टी के हित में राहुल गांधी से बातचीत कर ली, तब भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। इस तरह की बातें कर सकते हैं, क्योंकि आए दिन ऐसा देखने को मिला है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर जब भी उसका व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पार्टी और देश हित से बड़ी होती है, तो वह निश्चित रूप से एक विचारधारा को छोड़ के दूसरी विचारधारा को जुड़ जाता है, पार्टी छोड़ देता है। जो अपने पद के लालच में है वो कांग्रेस पार्टी में है क्या, और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? अगर आप कहते हैं हम तो जनता के सेवक हैं, तो ये आप महत्वाकांक्षी नेताओं का क्या कर रहे हैं सर? देखिए, महत्वाकांक्षी होना अच्छी चीज है, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि आप पार्टी के लिए कितना काम कर रहे हैं, पार्टी को कितना समय दे रहे हैं, और जनता की लड़ाई कितना लड़ रहे हैं। ये मुख्य चीज है। देखिए, कहीं ना कहीं जो खबर मिलने को आ रही है वो दूसरे पार्टी में भी, आम आदमी पार्टी है, वहां से भी कुछ खबरें मिल रही है। देखिए, रही बात संगठन के डिसिप्लिन की, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार 5 राज्यों में संगठन में आपसी मनमुटाव की वजह से जो लोगों ने भी संगठन को वहां पे मजबूत करने का काम नहीं किया है, उनको हटा दिया गया है। 5 राज्यों में जितने भी अध्यक्ष थे, हम लोगों ने उनको हटा दिया है, और युवाओं को अभी हम लोग मौका दे रहे हैं। जैसा कि आप राजस्थान में भी देखिए कि आने वाले दिनों में वही बात है ना, क्या पछता है क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो हार मिल गई, उसके बाद फिर उस पे मंथन कर लो, उसके बाद उसका क्या फायदा सर? अब तो चुनाव वहां पे खत्म हो गए। इतिहास जो है उस पे से सबक लेके हम लोग आने वाले चुनाव में बड़ी मजबूती के साथ लड़ने वाले हैं। मेरा एक प्रश्न सीधा से महेश वर्मा जी से है, जो बीजेपी के प्रवक्ता है यहाँ पे। मैं इनसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि अच्छा, आप लोगों ने बहुत तीर मार लिए गुजरात में, बहुत बड़ा काम किया है, तो आपने मुख्यमंत्री को बदलने की क्या जरूरत थी, और मुख्यमंत्री सहित पूरे कैबिनेट को बदलने की क्या जरूरत थी?
ये प्रश्न आप बता दीजिए, क्योंकि आप लोग पूरी तरह से गुजरात में सरकार चलाने में नाकाम रहे हैं और इस मुद्दे को इस बार लेके हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। और देखिएगा, पिछली बार थोड़े से मार्जिन की वजह से, बहुत सारी 13 सीटों में थोड़े थोड़े मार्जिन की वजह से हम हार गए, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी वो काम हमारा सब कर देगी और आने वाले समय में हम देखिए। ठीक है महेश जी, जवाब दीजिए जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए नेहा जी, जो ये आरोप लगा रहे हैं मेरे ऊपर, भाई हम तो वहां कुछ करी न कर रहे हैं न कर पा रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप अपने बारे में बता दीजिए। आप थोड़ा सा आज बताइए कि गुजरात में ऐसा क्या किया है आपने जिसके बेसिस पे आपको कहीं आत्मविश्वास है कि भाई आप गुजरात में जीतने जा रहे हो। आप सिर्फ ये कहना चाह रहे हो कि हमारे जीत का सिर्फ एक ही आधार है और वो है तुष्टीकरण, बीजेपी को पोलराइजेशन देना, बीजेपी पे आरोप लगाना, बीजेपी को गाली देना, बीजेपी के खिलाफ दुष्प्रचार करना, देश के प्रति क्यों आपने मंत्रिमंडल दुष्प्रचार करना। बर्खास्त कर दिए? आपको हमेशा हिंदू मुसलमान कौन करता है? हिंदू मुसलमान कौन करता है? आप ही लोग करते हो ना। हिजाब की बात किसने शुरू करी? हिजाब कहाँ से आता है? कर्नाटक से पहुंच जाता है कर्नाटक। वहाँ पीएफआई किसके साथ है? वहाँ आपका मुस्लिम लीग से समझौता किसके पास है? पूरे देश में शोभा यात्रा पर हमला क्यों हो रहा है? राजस्थान में उसी शोभा यात्रा पे हमले में हिंदुओं का तहस नहस क्यों किया जाता है? दुकान जान माल की संपत्ति का नुकसान क्यों पहुंचाया जाता है? आज क्या ट्रेंड सेट कर रहे हो देश में? आप ये जनता जो है बखूबी इस चीज को समझ रही है। और आप वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पे, नेताओं पर भी एफआईआर दर्ज हुई है सर, इसको भी नहीं भूलना चाहिए। हुई है ना, वो इस बात की नहीं हुई है कि दंगा की, वो इस बात की हुई है कि शोभा यात्रा जब निकाले हैं उसका परमिशन नहीं लिए। क्यों नहीं लिया सर? लिए थोड़ी हुआ है कि क्यों नहीं लिया सर? लेना वो तो लेना चाहिए ना सर, स्वीकार करना चाहिए। हाँ। और आइंदा जो है, आज मुख्यमंत्री योगी जी ने क्या कहा? यही कहा कि आप कोई भी चीज करिए उसको आप कानूनी तरीके से करिए, वैध तरीके से करिए, और फिर उसके ऊपर हम जो है आपको। और इस देश में दंगा फसाद और उन्माद, इस देश का भला उससे नहीं होना है, भला इससे होना है। ठीक है, गुजरात सरकार की सर 5 उपलब्धियां बता दीजिए जिसके बिहाफ पे ये कहा जाए कि सत्ता में वापसी भारतीय जनता पार्टी की हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी तो उपलब्धि है वहां पे कि आज की डेट में वर्ल्ड की सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड स्टेट है। सबसे डबल इंजन की सरकार की बताइए ना सर, डबल इंजन की सरकार बनने के बाद क्या फायदे मिलेंगे? 5 सबसे बड़ा उपलब्धि नीरव मोदी, ललित मोदी, सबसे बड़ा एक्सपोर्ट करने वाला स्टेट है। सबसे ज्यादा आज की डेट में सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला स्टेट है। सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट अपना बढ़ाने वाला स्टेट है। सबसे ज्यादा किसानों को प्रोग्रेसिव तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर जो एग्रीकल्चर है उसको मजबूत करने वाला स्टेट है। सबसे ज्यादा सिंचाई की पानी है वो नर्मदा के बांध से पैदा हुआ हो या बिजली में आज जो है, मतलब आप देश का सबसे पहला राज्य है जो आत्मनिर्भर हुआ है। इसके अलावा 205 की छोड़ दीजिए, मैं 200 आपको, अगर मुझे समय दीजिए, मैं 200 ऐसी चीजें आपको बता सकता हूं जो गुजरात की उपलब्धियों जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखी जा सकती है इन दिनों में। इसीलिए गुजरात की जनता, ये जो राहुल डबल इंजन के फायदे नहीं बताए सर आपने मुझे कि डबल इंजन के फायदे क्या है। अगर 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और गुजरात से ताल्लुक रखते हैं तो गुजरात में किस तरह से डबल इंजन का फायदा मिला ये नहीं आपने मुझे बताया। लेकिन राहुल जी अब सवाल इस बात को लेकर मैं आपको कहा कि एक्सपोर्ट हुआ, यही मैंने आपसे कहा, एक इंटरनेशनल हब बना। गुजरात देश का पहला राज्य था जहां सबसे ज्यादा निवेश हुआ, विदेशी कंपनियां आई। नहीं, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे तभी बताते थे कि ये तमाम चीजें हुई। उसके बाद क्या हुआ? डबल इंजन के क्या फायदे हुए? अरे भाई, डबल इंजन प्रधानमंत्री कहते हुए वाइब्रेंट गुजरात हुआ। आप देखिए ना, जिसमें कि 50 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट निवेश आया। ठीक है राहुल जी, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ में गुजरात में आम आदमी पार्टी भी अब चुनौती दे रही है? क्या लगता है कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का फायदा आम आदमी पार्टी उठा पाएगी? क्योंकि कांग्रेस ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा मजबूती की स्थिति में नहीं है, लेकिन इसका फायदा आम आदमी पार्टी उठाएगी। क्या लगता है आपको ऐसा?
देखिए, आम आदमी पार्टी प्रयास कर रही है, लेकिन वो प्रयास मुझे उत्तराखंड और गोवा जैसे ही लग रहे हैं। वो पंजाब जैसी स्थिति नहीं है वहाँ पे। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा कुछ अभी वो करेंगे, इसका जमीनी स्तर पे इसका प्रभाव कम ही दिखेगा वो। लेकिन 2-3 चीजें बड़ी आवश्यक है। देखिए, है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वहाँ पे। जो सवाल अभी कांग्रेस के प्रवक्ता पूछ रहे थे कि नहीं सर, वो तो कहीं पे भी होता है, कंटिन्यू अगर सरकार चल रही होती है तो ये फैक्टर तो होता है। तो वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं है? सुन तो लीजिए, दिल्ली में क्यों नहीं है? खाली मैं संक्षेप में कह रहा था कि अभी ये सवाल पूछा जा रहा था। मैंने शुरुआती खंड में कहा भी था। देखिए, गुजरात वो राज्य है जहाँ से प्रधानमंत्री खुद आए। अरे अभी वहाँ पे जब मैं हाल के समय में गया भी हूँ गुजरात, वहाँ के लोगों में देखिए, वो भाजपा के समर्थक बात कर रहा हूँ, वो खुद कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के बाद जाने के बाद उनकी मुख्यमंत्री पर जो उन्हें प्राप्त हुए हैं उनसे वो संतुष्ट नहीं है। यानी कि उन्होंने जो मापदंड बनाए थे उसके बाद जो भी नए मुख्यमंत्री बनाए गए, उसको भले महेश जी इसको माने या ना माने, तो वो एक है भारतीय जनता पार्टी उस समस्या से जूझ रही है वहाँ पर, और इसी कारण से उनको मुख्यमंत्री बदलना पड़ रहा है। तो अब इन सब चीजों के बीच में हालांकि इनके पास प्रधानमंत्री वहाँ पे जाएंगे, वो नेतृत्व करेंगे, तो वो वोट लाने में काफी हद तक सफल होते हैं। लेकिन चुनौती है इन चीजों में। हाँ, अभी बात की जा रही थी कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं है, तो वो चीज हम लोगों ने देखा है। उत्तर प्रदेश में भी सरकारें रिपीट नहीं होती, आप लोग रिपीट किए। तो राजनीति में कोई एक ट्रेंड फिक्स नहीं होता है, लेकिन हाँ, कौन किस रूप में इलेक्शन लड़ रहा है, जनता के मुद्दों को कौन किस रूप में उठा रहा है और कितना संगठित होकर चुनाव लड़ रहा है, ये क्या वाकई महेश जी, क्या वो संतुष्टि जनता में नहीं है गुजरात में? और क्या मोदी के बाद कोई ऐसा सशक्त नेता सीएम के रूप में गुजरात को नहीं मिला है जो ये लगे कि हाँ, मोदी की कमी को पूरा कर पा रहा है सीएम के तौर पर? नहीं, मैं फिर करेक्शन करूंगा। देखिए, नेतृत्व और व्यक्तित्व की जो एक की सार्थकता तभी समझ में आती है जब आदमी के जमीन पे काम हो। अगर आप एक नाम है और आपके पास काम नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी हैं लेकिन देश की समझ नहीं है, न राजनीति की समझ है, न उस तरह की वो पकड़ रखते हैं, न उनका कोई विजन है, न कोई राजनीतिक रीजनों को समझते हैं। राजनीतिक कारण और कारक इसको समझे बिना देश में आप राजनीति कैसे कर सकते हैं? तो गुजरात के मामले में स्पष्ट है कि अगर आप नाम से सिर्फ जीतना चाहते हो तो नाम से कभी भी वोट नहीं मिला गुजरात में, सिर्फ उसके काम से मिला। वो काम क्या था? चलो, राष्ट्रवाद हमारे पास जब हम सरकार में नहीं थे तो निश्चित रूप से हम राष्ट्रवाद का अलग लेके निकले होते थे। हमारा वही एक जागरण रहता था, वंदे मातरम बोलना है, जनगण मन गाना है। देश के विद्रोही जो थे, देशद्रोही की तरह जो वहाँ काम करने वाले लोग थे, जो किसी न किसी तरह से किसी नेता का संरक्षण या देश के खिलाफ, या वो मादक द्रव्यों की तस्करी हो या किसी भी तरह का, अभी जैसे ये श्रीमान कह रहे थे कि एबीजी ग्रुप शिपयार्ड्स का जो घोटाला हुआ, अरे कहने से पहले कि वो घोटाला वो किसके टाइम में वो सैंक्शन हुआ लोन, किसने वो 25,000-26,000 करोड़ रुपया दिया, ये तो सोचो। चिदम्बरम साहब के रहते हुए सारा चीज हुआ, और चिदम्बरम साहब और उनके रिश्ते क्या है, ये जब पर्दाफाश हो जाएगा तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे आप। ये जो चीज जब बोलते हो तो सोच समझ के बोला करो। दूसरी बात जो आप कह रहे हो कि गुजरात की आज जो एक परिदृश्य है उसमें ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो उनके जाने के बाद गुजरात स्टेट जो है वहाँ कुछ बचा ही नहीं है। प्रधानमंत्री तो वहां से निकल चुके हैं, आज 7 साल 8 साल हो गया। वो कोई प्रत्यक्ष रूप से थोड़ी, वो ऐसा थोड़ी है कि वो देश भी चला रहे हैं, गुजरात भी चला रहे हैं, इतना टाइम थोड़ी है प्रधानमंत्री के पास। जो वहाँ नेतृत्व है वही लोग काम कर रहे हैं। जो क्षमता है बीजेपी के संगठन, जो बीजेपी की है उसमें सबके साथ मिलके, सबके संयोजन से, सबके सहयोग से। और हमारे यहाँ ऐसी प्रथा है ही नहीं कि एक आदमी कोई डिसीजन ले, सबकी सुनी जाती है। नहीं, कहा तो सर यही जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का अब मतलब हो गया प्रधानमंत्री मोदी, और मोदी का मतलब हो गया भारतीय जनता पार्टी। देखिए, ये तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने वाली बात है। जो आप ये हो सकता है कमेंट्स कर रही हैं, लेकिन मैं इसको कॉम्प्लीमेंट मानता हूँ। ये हमारे लिए अच्छी चीज है कि आज कहीं मोदी जी जो है प्रधानमंत्री, मोदी को अगर हम भारतीय जनता पार्टी के स्वरूप में देख रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व और फक्र की बात है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो सारे आदर्शों को ओढ़े हुए चल रहे हैं। वो अपने उस पद से विचलित नहीं हुए। जो भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत है, अगर कहीं उनमें परिलक्षित हुआ है तो निश्चित रूप से हम जैसे कार्यकर्ता अपने आप को धन्य मानते हैं
कि ऐसा नेतृत्व हमारे पास है। और हम हर एक कार्यकर्ताओं को यही सोचना चाहिए कि आप अपनी नियत और मतलब नीति से कभी इधर जो उधर मत डिसीजन वो करिए। लेते हैं वही मान्य होते हैं ना, जो बाकी तमाम नहीं, जो जो बैठकें पार्टी होती हैं उसका कोई मतलब नहीं है। नहीं, प्रधानमंत्री के काम काज करने की शैली को अगर थोड़ा सा हल्का सा विश्लेषण करेंगी तो उसमें आपको एक ही चीज समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री जो है हमेशा उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। या छोटी जैसे पद्मश्री भी देना है तो वो उस एक मुस्लिम बाइक एम्बुलेंस बनाने वाले को देते हैं, वो एक नंगे पैर की महिला है कर्नाटक रजत की, शर्मा उनको को देते हैं। वहां से जब कोई चीज वो ऑब्जर्व करते हैं, वहां से ऑब्जर्व करके फिर वो कुछ बोलते हैं। ठीक है रत्नाकर समझ जी, में के लोगों को वाकई आता है, कांग्रेस कहीं के ना पास कहीं कोई लोगों से चेहरा कनेक्ट नहीं है करता क्या गुजरात में जिसको प्रोजेक्ट करके आगे बढ़ा जा सके कांग्रेस पार्टी के जरिए? देखिए नेहा जी, आने वाले समय में हम लोग पूरी तरह से उस चीज पे विचार विमर्श कर रहे हैं और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि एक हम चेहरा प्रोजेक्ट करेंगे जो गुजरात में इस चुनाव में मुख्य चेहरा रहेगा और उसी के नेतृत्व में वहां पे गुजरात में लड़ाई लड़ी जाएगी। कुछ बातें हैं जो महेश जी कह रहे थे, पीके के आने से कितना फर्क पड़ेगा, क्या आपको लगता है? जी, नया चेहरा रहेगा और बिल्कुल फर्क पड़ेगा। और रणनीतिकार है, क्या लगता है कि कांग्रेस की नीति में कुछ परिवर्तन होगा? आप सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि वो गांधी के विचारों को एक बार फिर से लाना चाहिए? क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी गांधी के विचारों से भटक गई थी? क्या अपने ट्रैक से हट गई थी? क्या एक बार फिर से उस ट्रैक पर आने की जरूरत है? क्या आपको लगता है कि क्या परिवर्तन कर देंगे पीके आकर? पीके आकर क्या परिवर्तन करेंगे वो तो आने वाले भविष्य के घर में छुपा हुआ है। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा से गांधी की नीतियों पे चली है और गांधीवादी विचारधारा लेकर ही चली है और आज भी हम गांधीवादी विचारधारा लेकर क्यों रणनीतिकार की जरूरत पड़ रही है सर कांग्रेस पार्टी को? नेहा जी, मेरी पूरी बात कर लें दीजिए। बिल्कुल रखिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी गांधीवादी विचारधारा को लेकर शुरू से ही चली है और अभी भी गांधीवादी विचारधारा को लेकर चलती है। हम इनकी तरह नहीं है कि एक विशेष समुदाय को लेकर चले और झूठा राष्ट्रवाद लेकर चले और तथा कथित हिंदुत्व का चोला पहन के लोगों को दिखाए कि हम विशेष समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम ऐसा काम नहीं करते। कांग्रेस पार्टी इस देश में कौन सा बैठा हुआ प्रधानमंत्री अंतिम व्यक्ति के बारे में भी उतना ही अधिकार उतनी ही बात करता है जितना कि प्रथम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति की बात करता है। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा सभी को लेके चलने वाली बात करती है और गांधीवादी विचारधारा से आज भी देखिए हिंसा हो रही है। जहाँ पे हिंसा का मुख्य कारण क्या है? ये लोगों को उन्मादी बनाते हैं धर्म के नाम पर। तो आप हनुमान जयंती, रामनवमी जयंती सड़कों पे उतर कर बना रहे हैं, मंदिरों पे चढ़ के जो है भगवा फहरा रहे हैं, तो उन्मादी बनाने का सर मैं फिर उसी बात पे आ जाऊंगी, फिर आप कहेंगे बात करने दीजिए। मैं फिर उसी बात पे आ जाऊंगी जिस बात का जिक्र अभी महेश जी थोड़ी देर पहले कर रहे थे। कह रहे थे हम तो सब कुछ करवा रहे हैं, लेकिन सिर्फ आप आरोप लगाते हैं, आप जनता को नहीं बता पाते कि हम ये करवा रहे हैं। देखिए महेश जी जो अभी कह रहे थे कि हमारे समय ये एबीजी ग्रुप का जो 23,000 बैंकिंग में इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला गुजरात में हुआ है, तो कितने साल हो गए साहब आपकी सरकार का गुजरात में? आप जरा बता दीजिए सर। आप ही बता दीजिए ना कितने सालों से बनवास काट रहे हैं आप? उसमें जवाब दे लीजिए। बैंक ऑफ बड़ौदा उसमें कोई लोकल कोऑपरेटिव बात सुनिए। थोड़ी है। बच्चा 5 साल का था, अब वो बच्चा जब 16 साल का हो जाएगा और बचपन में अगर कोई किसी को पत्थर मार दिया, 16 साल बाद भी अगर कुछ करता है तो आप उसी को दोषी ठहराएंगे क्या कि नहीं? ये बचपन में पत्थर मारा था, उसका कारण है कि आज अब देखिए नेहा जी ने आपको इतना टाइम दिया। अरे क्यों जनता को बरगला रहे हैं? सुनिए और कुछ अच्छी बात नहीं बता पाए, तब उनकी क्या गलती है? जरा सुन लीजिए। इसी तरह से जनता की क्या गलती है जो कि आपको 5 साल दिया कि अजय विपक्ष जो है जोरदार ढंग से अपने काम को करिए, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें जनता कहाँ गलत है? अभी देखिए, अभी हाथों हाथ देखिए, नेहा जी ने इतना सबसे ज्यादा समय आपको दिया कि भाई आप बताइए, कन्विंस कीजिए, नहीं कर पा रहे हैं आप। ठीक है, नहीं आप चलिए मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में राहुल जी, एक आखिरी सवाल आपसे है। क्या लगता है कि पीके के आने के बाद कांग्रेस के दिन बदलेंगे, अच्छे दिनों की शुरुआत होगी, कुछ बेहतरी की तरफ बढ़ेगी कांग्रेस? देखिए, एक केवल रणनीतिकार के आ जाने से चीजें बदल जाएंगी ये मैं नहीं मानता। देखिए, चुनाव जो लड़ा जाता पूरे पार्टी पूरे संगठन के द्वारा लड़ा जाता है, तो इसलिए अगर कांग्रेस अपने कार्य संस्कृति को वाकई में बदलती है तब तो फिर उसके परिणाम दिखेंगे। क्योंकि देखिए, गुजरात में चेहरे की समस्या दोनों पक्षों में है। वो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी है, वो कांग्रेस की तरफ भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ प्लस पॉइंट है कि वहां पे वो संगठित है,
कांग्रेस में जो हम लोग देख रहे हैं कि हार्दिक पटेल है, तमाम दूसरे लोग हैं, वो उस प्रकार की समस्या है, तो क्या उसको त्वरित तौर पर निपटाया जाएगा? मुद्दे भी हैं वहां पे। देखिए, अभी महेश वर्मा जी ने बहुत सारे मुद्दों की गिनती कराई कि उनकी वो उपलब्धियां हैं, लेकिन नहीं, ये भी एक दिक्कत है क्या, जिस बात का जिक्र हार्दिक पटेल करते हैं कि मठाधीश बैठे हैं और वो नए युवाओं को एंट्री नहीं करने देते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते, ये भी एक समस्या है क्या कांग्रेस में? ये बिल्कुल इस प्रकार की समस्या हो सकती है। अगर उनके नेता कुछ कह रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि पार्टी को काफी गंभीरता के साथ इन सब मामलों का विश्लेषण करना चाहिए और उन्हें देखना चाहिए कि स्थितियां किस दिशा में जा रही हैं। अगर देखिए रियल में अगर ये जमीनी स्तर पर संगठित करके, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि पंजाब के मामलों में क्या हुआ, वहां पे अगर आप शुरुआत के समय हम लोग देखा कि कैप्टन और सिद्धू के बीच में विवाद की स्थिति रही, फिर आप बाद में फिर सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच में विवाद की स्थिति बनी, तो एक तरह से वहां पे कांग्रेस खुद आपस में ही लड़ रही थी। तो अगर ये स्थितियां नहीं होती तो यही स्थिति कुछ गुजरात में भी सर दिखाई दे रही है, और जाहिर तौर पे इस स्थिति से निकलने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि अगर हम आपस में ही लड़ेंगे तो फिर विरोधियों से कैसे मुकाबला करेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।